इसके साथ साथ गृह मंत्री को लेकर के ये नारेबाजी की गई है जेएनयू कैंपस से। खबर जहां एक बार फिर से ये विवादित नारे जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगे हैं। जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई। लिफ्ट छात्रों ने नारेबाजी की है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई की मांग को लेकर यह नारेबाजी की गई थी। कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। तो देखिए जेएनयू कैंपस जो इस तरीके के विवादों से नाता रखता आया है और खास करके जो वहां पर लिफ्ट के छात्र हैं वो लगातार देश विरोधी बयान दे देते हैं, इस तरीके की नारेबाजी करते हैं। हालांकि कार्रवाई भी होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। ये तस्वीर उस कैंपस की देखिए जहां शर्जिल इमाम के समर्थन में ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये पूरा ऑडियो और वीडियो देखिए। तो देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ यहां नारेबाजी हो रही है, विवादित नारे लगाए जा रहे हैं जिसको हम पूरी तरीके से सुना भी नहीं सकते, और लाइब्रेरी सर्विलांस को लेकर के विरोध हो रहा है। लेकिन इस विरोध की आड़ में कैसे शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही है और यहीं से ऐसे नारे लगाए गए जो देश विरोधी बताया भी गया। और एक बार फिर से इसी तरीके की कुछ नारेबाजी। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचे कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रिमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। और देखिए इस पूरी घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का ये ऑफिस जेएनयू कैंपस बन चुका है। उन्होंने कहा कि कब्र खोदने वाले खुद कब्र में गए। शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चले। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जिल इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत खारिज होने के बाद जिस तरह से कल जेएनयू में नारे लगे हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के विरुद्ध निजी हिंसा की टिप्पणियां ये निंदनीय है। ये टिप्पणियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत रद्द हो गई। उमर खालिद ने
दिल्ली दंगों में उसका हाथ था। आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। एबीवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं? क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एबीवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है और उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने बैन करने चाहिए या तो फिर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जो लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही हैं। इसमें मेरे मन में कोई और शब्द है नहीं। हम लोग बात करते हैं वो लोग जो पटाखे एक तो पैसा उड़ाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन या दिवाली से आसपास में दशहरा पे, शादियों पर, न्यू ईयर पर, क्रिकेट मैच पर जो इतना पैसा फूकते हैं, नतीजा ये है कि आप और मैं सांस नहीं ले पाते। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की पूरी गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक गलत ऑर्डर दिया। अब एक आदत सी उनकी बन गई है कि मन माने ऑर्डर्स देना बिना साइंटिफिक रीजनिंग। उन्होंने कह दिया ग्रीन पटाखे उड़ाओ। ग्रीन पटाखे का मतलब क्या है? कौन है येलो, ब्लू, नीले, पीले पटाखे? जो भी कंबस्ट होता है वो पटाखा होता है, और कंबस्टन के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत है। तो ग्रीन पटाखे नाम की चीज कोई भी दुनिया में नहीं है। इससे अच्छा या तो बैन करो या तो कहो कि सब लोग मर जाए और खत्म करो, फिर हाय हाय करते रहो। और देखिए आंध्र प्रदेश से खबर है जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर हादसे के बाद से लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। लोगों में दहशत का भी जो माहौल है वो यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे 3 गांवों को खाली कराया गया है और ये तस्वीर बता रही है कि ओएनजीसी के तेल कुएं से कैसे गैस रिसाव हुआ और इस गैस रिसाव के बाद से कैसे आग लगी, ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद से भीषण आग लगी की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर दहशत में डालने वाली है और ये तस्वीर देखिए जहां घटना उस वक्त हुई जब कुएं में मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और कच्चे तेल के साथ मिली हुई गैस भारी मात्रा में मिली और हवा में बहुत ऊपर तक चली गई। ये तेल का कुआं कोनासीमा के राजोल इलाके के इरुसमुंडा गांव में है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इरुसमुंडा और आसपास के 3 गांवों को एहतियातन खाली करा लिया है। अभी किसी तरीके से वहां पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा करके रखा गया है। लीक हुई गैस में तुरंत आग लग गई। ये देखकर आसपास रहने वाले लोग और अधिकारी भी घबरा गए। गैस और धुएं का गुब्बार आसपास के इलाकों में देखिए कैसे फैला हुआ नजर आ रहा है। गैस और धुएं का गुब्बार आसपास के इलाके में स्थानीय प्रशासन ने तुरंत पास के गांव खाली करवा दिए हैं। अब बात मौसम की करते हैं जहां पर ठंड और कोहरे की मार छपरा झेल रहा है और ऐसे में लगातार जो सड़क हादसे हैं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, इस वजह से हो रहे हैं। और एक घटना सामने आई है और घटना की तस्वीर देखिए जहां
2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना एकमा थाना क्षेत्र के माने गांव के पास की है, जहां एक कार और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर होते ही कार में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। किसी तरह कार में बैठे लोग बाहर निकले, लेकिन उसमें एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। और खबर वैशाली से है, जहां पर एक दलित बस्ती में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कई जो घर है वो इस आग की चपेट में आ गए। और जैसे ही आग फैली, लोगों में दहशत फैल गई। आग बुझाने की कोशिश होती रही, लेकिन काफी देर तक ये ऐसे ही आग भड़कती रही। ये तस्वीर देखिए, भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रतापटाड़ गांव की घटना है। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाने को दी। जिसके बाद फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 6 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग लगने से लगभग 20 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी प्राप्त हुआ, जैसे इवेंट को रिच किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे तत्कालीन, और वहीं से हम सूचना दिए दमकल को। वहीं से सूचना दी? फायर ब्रिगेड को सूचना दिए, और दोनों गाड़ी, गरौल से भी एक गाड़ी और भगवानपुर थाना से भी छोटी वाली 2 गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी हाजीपुर से। और देखिए, नवादा में परिवहन विभाग की टीम की तरफ से अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। लगातार जो जांच अभियान है वो चलाया जा रहा है और उन पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे पर अभियान चलाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान काटा जा रहा है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने लंबे समय से लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील कर रही है, जिसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लेकिन बावजूद इसके जब लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी जगह जगह अभियान चलाकर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब तक लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक यह अभियान चलता रहेगा। रोड सेफ्टी को लेकर सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पहले कुछ दिनों पूर्व परिवहन विभाग ने लोगों को अवेयर करते हुए गुलाब के फूल दिए थे और कई जगह पर सुरक्षा के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए थे, मगर लोग जो है अभी भी नहीं रूल्स का पालन कर रहे थे, जिस कारण यहाँ पे सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि परिवहन विभाग के अधिकारी जो है वो सड़कों पर उतर के शहर के अलग अलग प्रमुख इलाकों पर आकर सघन वाहन अभियान जांच चला रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों लोगों को फूल देकर सम्मानित किया जा रहा था कि लोग पालन करें, मगर लोग जो है नहीं पालन, क्योंकि आप इस वक्त देखिए लोग जो है ना तो हेलमेट पहने हैं और ना ही जो रोड के जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसे फॉलो कर रहे हैं। जनवरी माह में विशेषकर सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। जांच तो हर दिन वर्ष भर होते रहता है, लेकिन ये स्पेशल सड़क सुरक्षा माह है जिसमें हम लोग का फोकस है चालान काटना नहीं, रेवेन्यू जनरेट करना नहीं, बस अवेयरनेस और इन्फोर्स करना है, उस पर ज्यादा जोर है। पहले कल परसों में भी रोक टोक अभियान चलाया गया था, कल भी शपथ ग्रहण समारोह होगा और रोड सेफ्टी रथ जो है वो रवाना किया जाएगा जिला पदाधिकारी के द्वारा। देखिए, ये थे जिला परिवहन पदाधिकारी जिनका ये कहना है कि इन्फोर्समेंट जो है वो सालों तक चलता रहेगा, मगर लोगों को अभी जागरूक करने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए जो है यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सड़क के जो यातायात के जितने भी रूल्स है उसे फॉलो करें, क्योंकि सुरक्षा आपके हाथ में है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी सड़क पर अपना वाहन चला पाएंगे। तो ऐसे में सड़कों का जो नियम है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। लगातार जो स्नोफॉल है वो यहां पर हो रहा है और ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एहतियात बरतने के लिए भी लगातार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है। गिरते तापमान ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कश्मीर और हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ से तस्वीरें जो देख रहे हैं, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र अब बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगे हैं। सोनमर्ग में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। पर्यटकों से वादियां गुलजार है, सैलानी पहुंच चुके हैं, उन्हें भारी बर्फबारी का इंतजार है।
और अब आपको मनाली की भी तस्वीर दिखाते हैं। मनाली में भी जो पहाड़ है उस पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और काफी संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हम लोग गोरखपुर से हैं। अभी हम लोग हनीमून पैकेज लेके यहाँ पे मनाली 5 डेज के लिए आए थे। अभी तो हम लोग मनाली में थे तो स्नोफॉल नहीं हो रहा था, कुछ उम्मीद भी नहीं था, बट 6 जनवरी को बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हुआ सोलंग वैली में और हम लोग बहुत मस्ती की है, बहुत मजा आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज शिमला में और मनाली में भी बर्फबारी देखने की मिल रही है, तो हम लगभग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो उस समय बहुत हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, तो अटल टनल जाने वाला जो रोड है वहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल तेज हुई और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा है। 6 जनवरी को हम लोग सोलंग वैली आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग आते तो और अच्छा मिलता, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे शिमला में, वो शिमला करा मनाली में, और आगे फर्स्ट टाइम हमने मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमने स्नो देखी है। लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, फर्स्ट टाइम देखी है, आके बहुत मन बहुत खुश है। और देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान माइनस में चला गया है। हालांकि लोगों को एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा भी जा रहा है। किस तरीके की स्थिति वहां है इस रिपोर्ट के जरिए से मौसम है। और आज रात श्रीनगर में -3.6 डिग्री सेल्सियस और जबकि गुलमर्ग में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, सीजन की ठंडी रात रिकॉर्ड की गई -8.8 डिग्री सेल्सियस गुलमर्ग में। अगर हम बात करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बडगाम में -3.5 डिग्री, अनंतनाग में -3.2 डिग्री, बारामूला में -0.7 डिग्री, बांडीपुरा में -1.3 डिग्री, पुलवामा में -4.2 डिग्री, जबकि शोपियां में -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंदाजा लगा सकते हैं वादी कश्मीर में किस तरह की ठंड है। हालांकि लोग खासकर सयाह यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि वो बर्फबारी को विटनेस करना चाहते हैं, लेकिन इस मर्तबा भी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है आने वाले वक्त में बर्फबारी हो। बहुत ज्यादा अच्छा, यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ के कश्मीरी जितने भी हैं बहुत हेल्पफुल भी हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं अपने फ्रेंड्स को यही मैसेज दूंगी कि एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ स्नोफॉल के लिए ही आए थे और हम लोगों को स्नोफॉल मिल भी गया सोनमर्ग में, पहलगांव में। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काफी मिलनसार है, लोग बहुत मदद करते हैं, अच्छा लगा ऐसा। तो कश्मीर तो ऐसे भी जानी जाती पहाड़ों और ठंड वगैरह के लिए, लोग को देख के और हम लोग खुश हो गए, अच्छा लगा। ठंड भी है, ठंड थोड़ी ज्यादा है। हाउस बोट का एक्सपीरियंस पहली बार था मेरा, तो मैंने तो कभी नहीं किया था, तो अच्छा ही था। रात में थोड़ी ठंड थी, बट ये कि मजा ये है कि मैं अभी ये जो पड़ता है गुलमर्ग से पहले टंगमर्ग, यहाँ से मैंने एक टैक्सी ली है। वो टैक्सी मेरे को बोल के आया है कि मैं स्कॉर्पियो में आपको ड्रॉप करूंगा आपके रिजोर्ट में, लेकिन वो एक कोई पता नहीं थकी हुई सी गाड़ी लेकर आया है और वो 4 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। अगर एसडीएम साहब यहाँ नहीं आते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात ट्रेवल करता ही रहता। आप एसडीएम साहब के गाड़ी में आए? एसडीएम साहब की गाड़ी में आया हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। एसडीएम गुलमर्ग? हाँ, एसडीएम साहब है गुलमर्ग के। जी सर जी, बहुत अच्छे इंसान है। मतलब ऐसे एसडीएम हमने नहीं देखे अपने एरिया में। रात में मुझे नहीं लगता कोई एसडीएम साहब मतलब इस तरीके से ड्यूटी पे रहते हो, क्योंकि मेरी भी 30-35 साल की उम्र होगी, मैंने आज तक ऐसे एसडीएम साहब नहीं देखे सीरियसली जैसे। और इस बीच हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क पर नवजात का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि एक कुत्ते ने इस शव को नुकसान भी पहुंचाया है। कचरे में नवजात का शव मिला।